नमस्कार, जिंदाबाद, जोहार। साथियों, संविधान लाइव की इंटरव्यू सीरीज के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ देश की एक जानी मानी शख्सियत हैं, वे हैं सुभाषिनी अली जी। सुभाषिनी जी कानपुर, देहरादून, मद्रास से लेकर देश के तमाम हिस्सों में पली बढ़ी और उन्होंने पढ़ाई की है। इस समय वे ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन एसोसिएशन की राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं। बीच में उन्होंने 1989 से 91 के दौर में देश की संसद में वो कानपुर का प्रतिनिधित्व किया, जबकि देश में राम मंदिर और आरक्षण राजनीति के तहत जनता के बीच में उनके साथ में बातचीत करते हुए हम इस दौर को तो समझेंगे ही, साथ ही आने वाली दौर की उन आहटों को भी पहचानने की कोशिश करेंगे जो आपकी और हमारी जिंदगी पर असर डाल रही हैं। सुभाषिनी जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि ये जो अभी पिछले दिनों लगातार आंदोलन हुए हैं, इस सरकार के बारे में जब कहा जा रहा था कि ये एक तरह से डिक्टेटर सरकार है और किसी की सुनती नहीं है, अपने मन की कर रही है, और पिछले आंदोलनों के दौरान इस सरकार को घुटने में आना पड़ा है। हालांकि इसकी शुरुआत 2014 में तभी हो गई थी जब FTI के छात्रों ने अपना विरोध प्रदर्शन किया था, लेकिन फिर भी जो तीखे आंदोलन इस समय हुए हैं, किसान आंदोलन, छात्र आंदोलन, CA NRC का है, दलितों के भी मूवमेंट बन रहे हैं, ये मौजूदा राजनीति पर क्या असर डालेंगे आपकी नज़र में? इस सरकार के दौर में मैं समझती हूँ कि बहुत सारे मुद्दों को लेकर के व्यापक तौर पर एक विरोध है हमारे देश में, और बहुत से ख़तरों को लोग जब महसूस करने लगे हैं तो फिर उनको संविधान से लगाव, प्रजातंत्र से लगाव और मतलब जो एक संघर्षों के लिए एक जगह होनी चाहिए उसको बचाए रखने की बात, और फिर विचारधारात्मक स्तर पर मतलब ये कि धर्मनिरपेक्षता क्या है, क्या उसकी ज़रूरत है कि नहीं है, और मतलब जो ये कॉरपोरेट प्रो कॉरपोरेट यानी एकदम नंगई के साथ जो एक प्रो कॉरपोरेट पॉलिसीज़ को लागू करने का काम हो रहा है, इसका क्या असर होगा, और इसके साथ साथ जो सिलेबस में चेंजेस आ रहे हैं, इतिहास जिस तरह से पढ़ाया जा रहा है, तो मतलब बहुत सारे सवालों को इस सरकार ने लोगों को उनके बारे में सोचने के लिए मजबूर कर दिया है, क्योंकि उन्होंने इतना तीखा हमला चौतरफा किया है तमाम संवैधानिक संस्थानों पर और तमाम जो शिक्षा के संस्थान हैं, जो ये निजीकरण का दौर उन्होंने चालू किया है, और साथ साथ जो उन्होंने अल्पसंख्यकों के ऊपर हमला किया और किसानों के ऊपर बड़ा हमला किया, मज़दूरों के ऊपर उनके तमाम अधिकारों को समाप्त करके उनके ऊपर हमला किया। तो जितनी सरकार के हमले हुए हैं उनका जवाब भी काफ़ी मतलब प्रभावशाली तरीके से जो पीड़ित हिस्से हैं, जो हमले बर्दाश्त कर रहे हैं, उनकी तरफ से देखने को मिले हैं। तो ये बात अक्सर हम लोग भूल जाते हैं। हम लोग ज़्यादातर मतलब रोना पीटना ही करते रहते हैं कि अब तो सब कुछ ख़त्म हो गया, अब तो सब कुछ ख़त्म हो गया, यही ज़्यादातर लोग कहते हैं, और ये नहीं देखते हैं कि सब कुछ ख़त्म करने की कोशिश सरकार कर रही है, लेकिन उसका कितना प्रतिरोध हो रहा है, ये मैं समझती हूँ ये जो पहलू है इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और इसीलिए CAA का जो आंदोलन था वो तो खैर एक ऐतिहासिक आंदोलन था, इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि किसी ने भी नहीं कल्पना की थी कि मुस्लिम समाज की महिलाएं इतनी ताकत के साथ और इतनी हिम्मत के साथ और इतनी दृढ़ता के साथ और इतनी बड़ी संख्या में भारत के हर बड़े शहर में कई जगहों पर धरना दे करके बैठ जाएंगी और बिल्कुल उठने का नाम नहीं लेंगी। ये कभी किसी ने सोचा ही नहीं था कि ऐसा दृश्य भी हमको देखने को मिलेगा। लेकिन उस आंदोलन में भी जब औरतें आईं तो हो सकता है कि उनको यही लगा होगा कि शायद उनकी जो नागरिकता है वो ख़तरे में है और इसलिए उनको नागरिकता अपनी बचाने के लिए कुछ करना है। लेकिन जैसे जैसे वो आंदोलन 1 महीना 2 महीना चला तो तमाम लोगों ने इस बात पर बातचीत करनी शुरू कर दी कि आखिर ये CAA के कानून का मतलब क्या है, क्योंकि
सीधे सीधे तो किसी की नागरिकता नहीं जा रही थी, लेकिन नागरिकता को जो धर्म के साथ उस कानून ने जोड़ा तो इसका असर बहुत व्यापक था। माइनॉरिटीज़ के ऊपर तो पड़ा ही, क्योंकि उनको लगा कि प्रत्यक्ष तरीके से उनके ऊपर हमला होगा, लेकिन इसके अलावा हम देखते हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर जनता ने उस आंदोलन का समर्थन किया और उस आंदोलन में शिरकत भी करने का काम किया। और मतलब जैसे आपके यहाँ भोपाल में इकबाल मैदान में ये हुआ, लेकिन इंदौर जैसी जगह जो कि हम लोग देखते हैं कि शायद राजनीतिक तौर पर थोड़ा पिछड़ा है, लेकिन वहाँ भी लगातार 2-3 जगहों पर धरने हुए। ग्वालियर में धरना हुआ और मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश में ही और भी जगहों पर हुआ जी। और इसके अलावा दिल्ली में कई जगहों पर हुआ। बिहार में तो हम गए तो पटना का कोई बड़ा मोहल्ला नहीं था जहाँ पर हज़ारों लोग धरना दे कर के बैठे नहीं थे। तो मतलब जहाँ पर भाजपा की सरकार नहीं थी वहाँ बहुत बड़े पैमाने पर ये आंदोलन चला, और जहाँ पर उनकी सरकार थी और उस सरकार ने पूरी कोशिश की कि ये धरने हटे। मतलब उत्तर प्रदेश में तो आपको मालूम है, जब सीए के ख़िलाफ़ लोगों ने आवाज़ उठानी शुरू की तो दिसंबर के महीने में ही गोली कांड हुआ और 19 या 20 नौजवान जो मुस्लिम थे उनको मार डाला गया। लेकिन इसके बावजूद वो लोगों का जज्बा इतना ज़बरदस्त था कि ये एक नया इतिहास रचता। वो तो उस समय कोरोना का जो महामारी है वो आ गई, और हम ये नहीं कहेंगे कि बहाना मिला क्योंकि लॉकडाउन तो करना ज़रूरी था, लेकिन वो सरकार के पक्ष में बहुत बड़ी एक जिसको कहते हैं उनको मौका मिल गया कि उन्होंने कोरोना का फ़ायदा उठा करके और दिल्ली में दंगे करवा करके बहुत ही बर्बर दंगे करवा करके उस आंदोलन को फिर समाप्त किया गया। और फिर वो आंदोलन को तो वापस लेना ही था, क्योंकि कोरोना की वजह से जो बीमारी फैल रही थी, केसेस बढ़ रहे थे और फिर लॉकडाउन हो गया, तो उसको देखते हुए तो आंदोलन को वापस लेना ही था। अगर वो ऐसा ना होता तो वो आंदोलन किस तरह का रूप लेता और कहाँ तक बढ़ता, क्योंकि 2 तरह से वो आंदोलन चल रहा था। नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत सीए के ख़िलाफ़ गुस्सा था, लेकिन उसका कारण बिल्कुल अलग था। नॉर्थ ईस्ट के लोग नहीं चाहते कि किसी को भी वहाँ की नागरिकता मिले, वो चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, वो नहीं चाहते कि गैर आसामी को, जो शायद आई थिंक 71 का कट ऑफ है, उसके बाद अगर आए हैं तो वो चाहते हैं कि उनको बिल्कुल आने न दिया जाए। तो वहाँ भी ये आंदोलन काफ़ी चला। और बाकी हिंदुस्तान में तो जो अल्पसंख्यक हैं और अल्पसंख्यक महिलाएं हैं उनकी भूमिका देख करके तो लोगों को वाकई में बहुत आश्चर्य हुआ और बहुत लोग उनके साथ जुड़े। अब जैसे दिल्ली में हम देखते थे कि पंजाब से तमाम जत्थे आते थे, कानपुर में भी ये हुआ तो पूरा शहर दिन में जाता था। लखनऊ में तो बहुत बहादुरी के साथ औरतों ने वो जो घंटा घर है वहाँ पर घेर के बैठी और उनके ऊपर सरकार की तरफ से बहुत हमले भी हुए। आज़मगढ़ में तो औरतों के साथ मारपीट भी हुई, लेकिन वो जो उनका दृढ़ संकल्प था वो देखने लायक था। और मुझे लगता है उससे और तमाम समाज के हिस्सों में काफ़ी प्रेरणा मिली। लेकिन वो आंदोलन इसकी वजह से, कोरोना की वजह से और सरकार की बहुत ही हमलावर रुख की वजह से वो फिर वापस हो गया। लेकिन अभी भी जो वो लाना चाहते थे नियमावली और वो एनआरसी और ये सारी चीज़ें, अभी उसमें कुछ हद तक तो रोक लग गई है। अब आगे क्या होगा ये तो हम लोग देखेंगे। और उसके बाद 2 बातें हुई। जब इन्होंने मज़दूरों के जो अधिकार हैं उनका हनन किया और मज़दूरों के लिए जो कानून बने थे उनको वापस लिया, तो तमाम ट्रेड यूनियंस में एक व्यापक एकता बनी और ट्रेड यूनियन मूवमेंट की तरफ से कई बार 2014 के बाद कई बार बंद हुए, हड़ताल के नारे दिए गए और बड़ी बड़ी हड़तालें हुई।
लेकिन हम लोग जानते हैं कि जो हमारा संगठित मजदूर वर्ग है वो एक हमारे समाज का बहुत छोटा हिस्सा है, इसलिए उनके जो आंदोलन हैं उनका उतना व्यापक असर आज के ज़माने में नहीं होता है जितना पहले होता था, जब बड़े बड़े कारखाने थे और बहुत बड़ा आंदोलन था। लेकिन वो एक मतलब जिसको कहते हैं एक लाल बत्ती जली सरकार के सामने कि तुमको रोकने के लिए भी लोग तैयार हैं। और फिर जो 2019 के नवंबर 26 को जब 3 कानून बहुत ही गैर प्रजातांत्रिक तरीके से पारित किए गए, मतलब अध्यादेश लाया गया पहले और उसके बाद पार्लियामेंट में बिना चर्चा के, बिना लोगों को वोट देने का मौका दिए, वो 3 कानून उन्होंने पारित कर दिए। और हम तो समझते हैं कि पूरे देश की जनता ऋणी है किसानों की, ख़ास तौर से पंजाब के किसानों की, क्योंकि ये आंदोलन तो वहीं से शुरू हुआ। पंजाब के किसान सबसे पहले मतलब वही पानी की बौछार और लाठी और तमाम यातनाओं को बर्दाश्त करते हुए, उनका सामना करते हुए दिल्ली पहुँचे। और दिल्ली पहुँच करके उनको जब कहा गया कि वो एक बिल्कुल अलग एक मैदान था, वहाँ जाइए, तो उन्होंने इनकार कर दिया और बॉर्डर पर बैठ गए। तो वो एक आकर्षण का केंद्र बन गया। और फिर हम लोगों ने देखा कि वो जो आंदोलन था वो घटा नहीं, बल्कि उसमें जो शिरकत करने वाले लोग थे उनमें लगातार बढ़ोतरी हुई। और जो कमाल की बात देखी गई कि पंजाब और हरियाणा के किसानों के बीच में तो पंजाब के विभाजन से लेकर के ही बहुत जिसको कहना चाहिए इख्तिलाफ रहा है, एक दूसरे के मतलब मनमुटाव की स्थिति रही है। लेकिन इस आंदोलन ने उनको बिल्कुल इकट्ठा कर दिया, एक कर दिया। और हरियाणा के किसानों ने भी वहाँ आकर के बैठ गए। उन्होंने भी बहुत चीज़ों को झेला और वहाँ तो बीजेपी की सरकार है, इसके बावजूद वो आ गए। और पंजाब का एक और बहुत बड़ा योगदान था जिसकी वजह से ये आंदोलन चला, वरना ये चल नहीं सकता था, और वो है लंगर। अगर ये लंगर न होते और ये हज़ारों और लाखों लोगों को खिलाने का इंतज़ाम पंजाब के लोग और गुरुद्वारे, सारे गुरुद्वारे न करते, तो फिर ये आंदोलन इतना लंबा चल नहीं पाता, क्योंकि आखिर लोग भूखे तो वहाँ नहीं रह सकते थे। और इसको देख करके फिर हम लोगों ने देखा कि बिल्कुल तुरंत उसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी किसान गाज़ीपुर बॉर्डर पर आ गए। और उनमें मतलब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो गन्ना किसान हैं उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। और उनमें मतलब जो गैर सिख थे वो बहुत बड़ी संख्या में वहाँ जुटे। और उनके साथ जो तराई के किसान हैं, जिनमें सिखों की बड़ी संख्या है, वो उत्तराखंड का हिस्सा और उत्तर प्रदेश की तराई का हिस्सा, फिर वो भी वहाँ आ गए और वो सारे लंगर वहाँ भी चलने लगे। और मैं कहूँगी, क्योंकि अक्सर हम लोग भूल जाते हैं, टिकरी सिंगूर की तो बात होती है, गाज़ीपुर की भी बात होती है, लेकिन शाहजहांपुर का जो बॉर्डर है उसको तो अकेले किसान सभा ने ही संभाला। जो कॉमरेड अमरा राम वहाँ किसान सभा के नेता हैं, उन्होंने ही उस बॉर्डर को संभालने का काम किया। और ये बहुत बड़ी मतलब कामयाबी है, क्योंकि वो एक संगठन है, केवल पंजाब और बाकी जगहों की तरह नहीं कि BKU के बहुत सारे घटक हैं और तमाम मतलब ज़िलों में वो फैला हुआ है। किसान सभा राजस्थान में कुछ ज़िलों में तक सीमित है। अच्छी ताकत है और बहुत पुराना इतिहास है उसका लड़ने का, लेकिन फिर भी उन्होंने पूरा एक बॉर्डर जिस तरह से संभाला, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो ये जो किसान आंदोलन चला, और किसान आंदोलन की खासियत ये थी कि 2 तरह की बातें उससे हुई। एक तो उसने एक केंद्र बनाया जहाँ पर भाजपा से असंतुष्ट या भाजपा के विरोधी तमाम लोग जा सकते थे,
और वो वहाँ पर अपना विरोध का प्रदर्शन कर सकते थे। वहाँ अपने नाटक, अपने गीत, अपनी कविताएं, अपनी प्रदर्शनियाँ, सारी चीज़ों को लेकर के वहाँ जा सकते थे। और एक बहुत बड़ा जनवादी स्पेस, बहुत बड़ी जनवादी जगह, मतलब बिल्कुल राजधानी के चारों तरफ बनी, जिसका बहुत ज़बरदस्त इस्तेमाल हुआ। और उसमें ये देखा गया कि एक वैकल्पिक मीडिया का भी वहाँ पर जन्म हुआ, क्योंकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने तो मतलब मजाक उड़ाया किसान आंदोलन का, उसका विरोध किया। फिर सरकार का जो बहुत ही प्रदूषित क्या कहते हैं प्रचार था कि ये खालिस्तानी हैं और ये मतलब आतंकवादी हैं और देशद्रोही हैं, उसका उसी को मतलब उसी का भोंपू ये मेन स्ट्रीम मीडिया भी बना हुआ था। लेकिन ये जो वैकल्पिक मीडिया वहाँ पर पैदा हुआ, इसमें तमाम लोग वीडियो डाल रहे थे सोशल मीडिया पर, तमाम लोग यूट्यूब पर डाल रहे थे, तमाम लोगों के वहाँ इंटरव्यू हो रहे थे। तो फिर एक आदत सी बन गई पूरे देश में, मतलब जो हिंदी भाषी इलाका है, कि उसी को देखने की आदत बन गई कि आज देखो क्या हो रहा है सिंगू में, आज देखो टिकरी में क्या हो रहा है, आज गाज़ीपुर की क्या खबर है। तो ये एक इस जो गोदी मीडिया जिसको कहते हैं, इस गोदी मीडिया को नीचा दिखाने में इस वैकल्पिक मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहा है। और वो अभी भी चल रहा है। जो वहाँ पर शुरू हुआ वो वैकल्पिक मीडिया अभी भी बहुत सक्रिय है। और हर शहर में हम देखते हैं, मतलब बिल्कुल कमाल है, कितनी महिलाएं मतलब वो अपना एक छोटा सा कैमरा ले करके अपना एक वीडियो डाल देती हैं, या कुछ लोगों का इंटरव्यू लेके डाल देती हैं, या कुछ जाने माने लोग भी ये करने लगे हैं। तो एक बहुत बड़ी जगह मीडिया के अंदर भी जो प्रजातांत्रिक ताकतें हैं उन्होंने बना ली है, और उनको एक बहुत बड़ा दर्शकों का समूह भी मिल गया है, जो पहले बिल्कुल यहाँ पर था नहीं। अगर हम सन 14 से पहले और किसान आंदोलन से पहले की बात सोचें तो जो कुछ था तो यही बड़े अखबार और यही बड़े चैनल थे, बाकी तो कुछ ख़ास था नहीं जो बहुत बड़े पैमाने पर दर्शकों को मतलब आकर्षित कर सकता था। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ पैदा हुई। इसके अलावा किसानों में भी बहुत बदलाव आया। वो 3 कानून का विरोध करने के लिए आए थे, लेकिन वहाँ बैठ करके उन्होंने भी बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ सिखाया, और उनके आंदोलन का स्वरूप भी बहुत बदल गया। जैसे कि आप समझ लीजिए कि ये जो किसान हैं जो वहाँ बैठे थे, ये कौन हैं? ये गांव के बहुत ही परंपरागत सोच वाले लोग हैं, मतलब ये खाप को मानने वाले लोग हैं। ये उन इलाकों से आए हैं जहाँ पर सेक्स रेशियो बहुत ख़राब है, जहाँ सामंतवाद जहाँ जड़े नहीं, सामंतवाद ये जो आप हम लोग कुछ शब्द इस्तेमाल करते बिना उनका मतलब समझे, ये किसान सामंतवादी नहीं है, ये सामंती नहीं है, लेकिन ये परंपरागत सोच और परंपरागत संस्कारों के शिकार हैं बहुत बड़े पैमाने पर। इनकी सोच जो है वो पुरुष प्रधानता की सोच है, इनकी सोच डेमोक्रेटिक उस तरह से नहीं है। महिलाओं को उनकी इच्छा के अनुसार शादी करना या दोस्ती करना या पढ़ने जाना या बातचीत करना या सेलफोन रखना, इन सारी चीज़ों के ये खिलाफ रहे हैं। और हमारा आंदोलन जो महिलाओं का है, हम लोगों ने बहुत इनके साथ मतलब झगड़े किए हैं, बहुत इनके साथ लड़ाइयाँ हुई हैं, लेकिन वही खाप जो अभी तक ऑनर किलिंग के लिए जाने जाते थे, या जो खाप पंचायतें बहुत ही रूढ़वादी फैसले लेते थे, उनके लिए जाने जाते थे, लेकिन किसान आंदोलन को भी बल देने का काम खापों ने किया। जितने खाप हैं सब वहाँ लोगों को भेजना, लोगों को खिलाना और लोगों की व्यवस्था करना, इस सब में जुटे हुए थे। हमारे उत्तर प्रदेश के भी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी और हरियाणा के भी। तो अब आप समझ लीजिए कि जो सबसे ज़्यादा परंपरागत थे या सबसे ज़्यादा पुरुष प्रधानता को मानने वाले लोग थे, वहाँ बैठने के बाद हमने देखा कि उन्होंने, पश्चिमी उत्तर प्रदेश वालों ने नहीं किया, ये बात माननी पड़ेगी, लेकिन हरियाणा और पंजाब के बॉर्डरों पर
लाखों की संख्या में महिलाएं आईं। और गाज़ीपुर बॉर्डर पर ख़ास तौर से जो सरदार परिवार की महिलाएं हैं वो, और फिर कुछ उत्तर प्रदेश की महिलाएं भी, लेकिन उस बड़े पैमाने पर नहीं, लेकिन गाज़ीपुर बॉर्डर पे भी हज़ारों की संख्या में महिलाएं दिखने लगीं। और टिकरी और सिंगू पर तो आम बात हो गई कि हज़ारों महिलाएं वहाँ पर डटी रहती थी, बैठी रहती थी, हटती नहीं थी। और पहले लोग सोचते थे ये खाना पकाएंगी, और मतलब, लेकिन उसके वो खाना भी उन्होंने पकाया, लंगर में भी उन्होंने मदद की, लेकिन उन्होंने भाषण भी दिए, उन्होंने मंच को भी संभाला। और किसान आंदोलन को महिला दिवस की घोषणा एक बार नहीं, कम से कम 3 बार करनी पड़ी। पिछले साल इसी समय जनवरी 18 को महिला किसान दिवस के रूप में सारे बॉर्डर्स पे मनाया गया, और लड़कियों की टीम्स की कबड्डी की प्रतियोगिता हुई। मंच से पुरुष बिल्कुल हट गए, पूरा मंच महिलाओं को दे दिया गया, उन्होंने उसको चलाया। और भाषण भी सारी महिलाओं का हुआ। हम खुद गाज़ीपुर बॉर्डर पर गए थे 18 जनवरी को, हमको वहाँ मतलब बोलने का भी मौका मिला। महिला समिति का हम लोग एक बस लेकर के गए थे कानपुर से, और मतलब ऐसा लगता था ये कौन सी दुनिया में हम आ गए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो रात को या दिन में औरतें या लड़कियाँ जब घूमती हैं फिरती हैं तो कुछ ना कुछ उनको सुनना पड़ता है, कुछ ना कुछ उनको मतलब झेलना पड़ता है। लेकिन वहाँ तो रात को 10-11 बजे भी हम लोग देखते थे कि लड़कियाँ और महिलाएं बिल्कुल आज़ाद घूम रही हैं, बातचीत कर रही हैं, कैंप का पूरा इंतज़ाम कर रही हैं, और तमाम बातचीत, तमाम समूह में बैठ कर के डिस्कशंस चल रहे हैं। तो बिल्कुल लगता था कि हाँ, एक नया समाज बन सकता है, और ये नया समाज बन रहा है, ये संभव है। तो हम लोग जब बात करते हैं कि ये बीजेपी की सरकार है तो वो ठीक है, लेकिन बीजेपी की सरकार जिस तरह की समाज व्यवस्था को बनाना चाहती है और बनाने की कोशिश कर रही है, उसके विकल्प भी उसके विरोध में तैयार हो रहे हैं, और हमको उन्हें भी देखना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। तो ये जो महिलाओं का इसमें शिरकत थी, उससे एक बहुत बड़ा सवाल किसान आंदोलन ने उठाया, और वो है महिला किसान को मान्यता देने का सवाल। हमारे देश में महिला किसान को मान्यता ही नहीं है, उनको किसान माना ही नहीं जाता है। ये जो कर्ज़ मिलते हैं या ये जो सब्सिडीज़ मिलती हैं, उनकी हकदार महिलाएं नहीं हैं। ये जो 2000 रुपया साल में मिलता है, ये भी महिलाओं को नहीं मिलता है। अगर महिला किसान आत्महत्या कर लेती है तो उसके परिवार को उसका मुआवजा भी नहीं मिलता है, जबकि ये माना जाता है कि 70% काम जो खेती का है वो महिलाएं करती हैं, और जो पशुपालन और दूध का काम है वो तो ज़्यादातर महिलाएं करती हैं। लेकिन 12 या 13% ज़मीन की मालिक हैं महिलाएं। 8.5। अरे अब वो कोई कहता 12, कोई कहता 12.5, मतलब 12 तक, उससे ज़्यादा नहीं। और मान्यता तो उनको सरकार देती ही नहीं है। तो ये मांग उठी उस आंदोलन से, और जो पुरुष थे उन्होंने भी इस मांग का समर्थन किया, क्योंकि महिलाओं ने इतना ज़बरदस्त मतलब ताकत दी इस आंदोलन को कि उसको नकारा नहीं जा सकता था। तो ये एक बहुत नई चीज़ पैदा हुई। फिर आपको मालूम है कि एक महिला दिवस हुआ, फिर उसके बाद 8 मार्च भी वहाँ मनाया गया। फिर जो अगस्त में संसद, वैकल्पिक संसद जो चलाया गया जंतर मंतर पर, तो एक दिन महिला संसद भी हुआ, और सब लोगों ने माना कि जितना बढ़िया महिला संसद था वो बाकी 6 दिन का पुरुषों का नहीं था, क्योंकि सारी महिलाएं पूरी तैयारी करके आई थी कि उनको क्या बोलना है, और मुद्दों को स्टडी करके वो वहाँ आई। थोड़े से नाम बताएंगी कौन कौन? और अब उसमें तो एक जो सत्र था उसमें जो स्पीकर का रोल था वो मुझे मिला, और मेरे साथ 2 जो चुडानी ग्रुप है और दूसरे ग्रुप की महिलाएं थीं। एक सत्र की जो स्पीकर थी वो मेधा पाटकर थी, उनके साथ जगमती सांगवान थी जो हरियाणा से हैं, और भी लोग थे, और सब नाम लिखे हुए लेकिन वैसे नहीं। और एक सत्र की एनी राजा स्पीकर थी। तो हर सत्र का एक स्पीकर, 2 डेप्यूटी स्पीकर,
और उसको जैसे संसद की कार्रवाई चलती है। और मतलब आप समझ लीजिए कि 200 महिलाओं ने उसमें शामिल थी। 200 की लिमिट थी सरकार की तरफ से परमिशन, लेकिन हमारे महिला संसद में 121 महिलाओं को बोलने का मौका मिला। और इनमें मतलब पंजाब की थी, हरियाणा की थी, यूपी की थी, मध्य प्रदेश की थी और राजस्थान की थी, तमिलनाडु की थी और मतलब मुस्लिम थी, अनपढ़ भी थी, ग्रेजुएट भी थी, हर तरह की थी। लेकिन जो मार्के की बात थी वो ये कि कितनी तैयारी के साथ वो आई थी अपनी बात को कहने, और उनको बिल्कुल लग रहा था कि ये संसद है और हम संसद में आ गए हैं। तो वो 33% वाली मांग भी वहाँ उठाई गई कि हम देखिए कितना बढ़िया चलाना जानते हैं, तो हमको तो आधा हिस्सा मिलना चाहिए, फिर भी हम 33% मांग रहे, तो हमको क्यों नहीं मिल रहा है? कोई हमें बताए कि हम में योग्यता में कहाँ कमी है कि हम संसद और विधानसभाओं में नहीं पहुँच पा रहे, हमको मौका नहीं मिल रहा है। तो बहुत ही मतलब प्रेरणादायक था वो दिन। उसके बाद एक बार और महिला दिवस वहाँ मनाया गया, मतलब मुझे लगता है अक्टूबर में या इस तरह से। तो ये महिलाओं का उसमें योगदान और महिलाओं की पहचान और महिलाओं के योगदान को जो मान्यता मिली, क्योंकि आपको याद होगा कि 26 जनवरी वाला जो कार्यक्रम था वो ये ट्रैक्टर जुलूस का था। तो महिलाओं ने भी ट्रैक्टर चलाना सीखा। अब लोग उसको बहुत हल्के में ले लेते हैं, वो भूल जाते हैं कि हरियाणा में किसानों के घर की जो महिलाएं होती हैं वो यहाँ तक का घूंघट करती हैं, तो ट्रैक्टर तो नहीं चला सकती हैं। तो जब तक उन्होंने घूंघट ऊपर नहीं करना शुरू किया तब तक वो ट्रैक्टर नहीं चला सकती थी। और हज़ारों औरतें वहाँ से ट्रैक्टर चलाती हुई आईं और ट्रॉलियों में भरी हुई थी महिलाएं। तो एक औरत जो मतलब पता नहीं कब से इतना पर्दा कर रही है कि उसके शायद पति भी उसको न पहचान पाए, इतना पर्दा होता है हरियाणा में। उन्होंने अपना पर्दा पीछे करके ट्रैक्टर चला करके वहाँ आई और पुरुषों ने उसका स्वागत किया। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो मैं कह रही हूँ कि बहुत बड़े परिवर्तन की संभावनाएं इस आंदोलन से निकली। लेकिन ये भी बात सही है कि आंदोलन की जो मांगें थी उसका जो फोकस था वो भी बहुत बढ़ गया, बहुत व्यापक हो गया। वो 3 कानूनों की वापसी तो थी ही, लेकिन उसके साथ साथ संविधान को बचाने की बात, संविधान हमारा कैसा है, फिर धर्मनिरपेक्षता को बचाने की बात, हिंदू मुस्लिम हिंदू सिख एकता को हर कीमत पर बचाने की बात। जबकि आपको मालूम है कि 26 के बाद 28 की रात को तो गाज़ीपुर बॉर्डर पर बहुत सैकड़ों मतलब शायद 1000 से ज़्यादा उत्तर प्रदेश की पुलिस और उनके अधिकारी आए थे और वो बिल्कुल हमला करने वाले थे और सरदारों के ख़िलाफ़ नारे लग रहे थे, 84 की याद दिला देंगे, आतंकवादी हैं, भिंडरन वाले हैं, ये वो। सरदारों का वहाँ से जाना भी शुरू हो गया था। तो वहाँ पर जो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो गैर सरदार, जिनको हिंदू कहिए, जो किसान थे, उन्होंने जो भूमिका अदा की और वहाँ पर डटे रहे और गांव-गांव से रात में ही लोग आने लगे, तो सरदार भी सब वहाँ रुक गए। तो ये एक ऐसा काम हुआ जो शायद हमारे देश के इतिहास में हमने देखा नहीं है। और फिर ये भी हमने देखा कि जहाँ पर दंगे हुए थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर जो किसानों के नेता थे वो वहाँ गए और जो मुस्लिम किसान थे, उनके जो नेता रहे हैं, उनके साथ उन्होंने बातचीत की, कि उनको गले लगाए, उनको मंच पर लाए और वहाँ मंच पर कस्में खाएं कि अब हम दंगा कभी नहीं करेंगे, क्योंकि दंगा करवा के ही बीजेपी जीती और हमारा ये हाल हुआ है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि जहाँ पर हम लोग बहुत बातें करते हैं, सेक्युलरिज़म के बारे में बहुत भाषण देते हैं और बहुत लोगों को सोचते हैं कि हम ही लोग बहुत समझा रहे हैं, लेकिन जो एक आंदोलन से सबक लोगों को मिला
कि एकता ही हमारे आंदोलन की ताकत है, और अगर इस एकता को हमने टूटने दिया तो हमारा आंदोलन छिन्न भिन्न हो जाएगा। तो वो धर्मनिरपेक्षता को बचाने के लिए सबसे बड़ी ताकत दरअसल बनी, और अभी भी उसको हम लोग उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं कि अभी भी वो बरकरार है। तो ये आंदोलन जो था, जैसा कि मैंने कहा, इसका रूप बहुत व्यापक हो गया। तीन कानून को वापस होने के अलावा और बहुत सारी बातों को और बहुत सारे मुद्दों को किसानों ने उठाया, और इसीलिए जब मोदी ने कहा कि हम वापस ले रहे हैं तो किसान हटे नहीं। ये बहुत बड़ी बात है, वरना लोग समझते कि बहुत सारे जानने लगेंगे हाँ भाई अब तो हो गया, लेकिन वो वहाँ बैठे रहे। उनको सरकार पर कोई भरोसा नहीं था जब तक पार्लियामेंट में वो वापस में नहीं हुए और वो एक कमेटी नहीं बनी। और आज या कल शायद संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग थी कि वो अभी तक कमेटी की मीटिंग एमएसपी की नहीं बुलाई गई, और अब फसलों का कटने का समय आ गया है, तो अब फिर वो कुछ आंदोलन की रूपरेखा बनाने की मूड में है। और इसके अलावा जो एक बहुत बड़ा राजनीतिक असर किसान आंदोलन का हुआ है, एक तो किसानों ने नारा दिया पिछले विधानसभा के चुनाव में कि बीजेपी हराओ। बंगाल में नहीं दिया, उन्होंने पांचों राज्यों के लिए दिया। अब वो अलग बात है कि तमिलनाडु में निश्चित रूप से, लेकिन उनका मैसेज गया, और केरला, हर जगह उनका संदेश गया कि बीजेपी को हराना है, ये किसान विरोधी है, इसने किसानों को तबाह किया है। तो ये एक बहुत बड़ा संदेश था। और उसके बाद दो बातें हुई हैं जिससे बहुत राजनीतिक परिवर्तन हुआ है। एक तो इनकी जीत, क्योंकि इनकी जीत तक तो यही था कि बीजेपी को तो कोई हरा ही नहीं सकता है, ये तो आरएसएस इतना ताकतवर है और इतना नीचे तक घुसा हुआ है और इसकी जड़ें इतनी मजबूत है, ये इतना फैला हुआ है कि इनको तो हराया ही नहीं जा सकता। और हताशा की बात लोग करते थे, अरे कुछ भी कर लीजिए लेकिन इनको नहीं हराया। लेकिन किसानों ने दिखा दिया कि हराया जा सकता, और हराया, उनको हराया। और इससे एक बहुत बड़े राजनीतिक परिवर्तन की संभावना हमारे पूरे उत्तर भारत में बनी है। और उनका जो ये बीजेपी को हराने का नारा है वो अभी भी गूंज रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे पंजाब हो, चाहे उत्तराखंड हो, यहाँ पर ये नारा गूंज रहा है। और अभी जो आपने देखा कि अब वो मुझे नहीं मालूम कि उनके मतलब उनके सुरक्षा में कोई गड़बड़ी हुई कि नहीं, लेकिन ये तो बात बिल्कुल तय है कि उस दिन जिस दिन मोदी गए पंजाब, पूरे पंजाब में उनके खिलाफ धरने प्रदर्शन थे, और जो उनकी सभा थी वो सभा भी पूरी तरह से मतलब असफल थी। और उत्तर प्रदेश में भी उनकी सभाओं में उस तरह से भीड़ नहीं जुटी है जैसे पहले जुटती थी। तो जो कहते थे लोग कि ठीक है, प्रदेशों में भी लोग मोदी को जिताने के लिए अपनी बीजेपी की सरकार को जिताएंगे, बनाएंगे, लेकिन अब तो मोदी ही हार गया। ये एक बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है लोग इसको उतना कहते नहीं जितना कहना चाहिए। किसान आंदोलन ने तो मोदी को ही हराया। तो ये जो दौर चल रहा है, क्या ये मान लिया जाए कि किसानों ने जिस तरह से मोदी को हराया है उसके राजनीतिक निहितार्थ तो हैं ही, और ये अब अगले चुनावों में भी दिखाई देगा? क्या ये जो निज़ाम है ये बेनकाब हो चुका है या अभी इसमें कुछ? देखिए, हम लोग बातें बहुत करते हैं, पढ़ते लिखते भी हैं, लेकिन कभी कभी हमको लगता है कि हम लोग भी ज़मीनी हकीकत से थोड़ा दूर हैं। हम लोग इतनी जल्दी हताश और निराश हो जाते हैं, एकदम फांसीवाद आ गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, डेमोक्रेसी ख़त्म हो गई। अरे अगर फांसीवाद आ गया होता तो इस देश में चुनाव नहीं हो रहे होते और चुनाव में ये हार नहीं रहे होते। अगर फांसीवाद आ गया होता तो ये किसान वहाँ बैठ नहीं सकते थे, और अगर फांसीवाद आ गया होता तो ये किसानों की जीत भी उस तरह से नहीं होती जिस तरह से हुई है। तो ये बात सही है, हम ये मानते हैं कि आरएसएस एक फांसीवादी संगठन है और वो संचालित कर रहा है इस सरकार को, ये बात तय है। तो उनकी दिशा जो है वो दिन पर दिन और भी ज़्यादा जिसको कहना चाहिए तानाशाही की तरफ जा रही है। लेकिन जो उनके मंसूबे हैं, हम ये नहीं कह सकते पूरी तरह से पूरे हो गए हैं। कोशिश उनकी जारी है,
वो सोच रहे थे कि अब उत्तर प्रदेश उनके हाथ में है, बिहार उनके हाथ में है, मध्य प्रदेश वापस आ गया, तो हिंदी भाषी इलाके में वो काफ़ी हावी हैं और दिल्ली की सरकार उनके पास है ही। तो आरएसएस ने निश्चित रूप से सोचा होगा कि उनका जो सपना था, उनके सपनों का भारत अब वो बनाएंगे। और उनके सपनों का भारत क्या है? उनके सपनों का भारत मनुस्मृति का भारत है, क्योंकि आरएसएस ने कभी भी संविधान को नहीं माना। 1949 में ही उन्होंने कह दिया था, गोलवलकर ने, कि हम ये संविधान नहीं मानते, इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है, हमारे लिए तो मनुस्मृति बहुत है, वो बहुत आदर्श न्याय शास्त्र है और हमको तो उसी को लागू करना है। और आज तक उन्होंने ये नहीं कहा है कि हम ऐसा नहीं करने वाले हैं। जब भी मनुस्मृति का विरोध होता है तो वो बहुत जल्दी, मतलब उनको आग लग जाती है और उसके ख़िलाफ़ वो फ़ौरन कूद जाते हैं। अभी आपने देखा कि जो वो श्रीमती कोतवाल है, उन्होंने मनुस्मृति को जलाने की बात की तो उनको किस तरह से हैरेस किया जा रहा है। तो ये है, वो मनुस्मृति के प्रति उनकी निष्ठा है और उसी के अनुरूप वो एक मतलब वर्ण व्यवस्था को मजबूत करके समाज की संरचना करना चाहते हैं। और इसमें साथ साथ, चूँकि ये हम लोग 2000 साल पीछे नहीं जा सकते हैं, आधुनिक युग में उसको लागू करने का मतलब है, क्योंकि मनुस्मृति में बहुत दिलचस्प बातें की गई हैं। मनुस्मृति में उसको शूद्र कहा गया है जो मेहनत करता है, और यहाँ तक कहा गया है कि अगर कोई समण मेहनत करता है तो वो भी शूद्र की श्रेणी में जाता है। तो उन्होंने एक तरह से वर्गों को पहचाना है और एक वर्गीय संरचना को भी अपनी मुहर लगाई है। और ये जो आज हम देखते हैं कि बीजेपी की सरकार पूरी तरह से देशी विदेशी कॉर्पोरेट्स के बिल्कुल मतलब हम कभी कभी लगता है वो सरकार चला रहे हैं और ये उनके लिए सरकार चला रहे हैं। तो ये भी कोई मनुस्मृति के विपरीत नहीं है। उसकी जो मूल धारणा है शोषण की, और शोषण को सही ठहराने की, और मालिक का कहना मानो, मालिक के ख़िलाफ़ मत बोलो, मालिक के आज्ञाकारिणी बनो, ये सब है उसमें। शूद्रों का धर्म है मालिक की बात को मानना, जो उनका मालिक है उसकी बात को मानना। जो दलित हैं, खैर वो तो समाज के बाहर ही हैं मनुस्मृति में। तो ये जो मूल धारणा है मनुस्मृति की, इसको वो लागू करना चाहते हैं। तो हमारा काम है लोगों को ये भी समझाना। हम सिर्फ बड़े बड़े शब्द अंग्रेज़ी के इस्तेमाल करते हैं जो लोगों के पल्ले भी नहीं पड़ते हैं, और उसका जो मतलब है कि ये आखिर ये क्या चाहते हैं, ये कैसा समाज बनाना चाहते हैं, ये कैसा देश बनाना चाहते हैं, इस पर हम लोग गौर नहीं करते हैं और लोगों को समझाने की कोशिश नहीं करते हैं। क्योंकि मैं तो कहती हूँ 90% लोग इस देश में मनुवाद नहीं चाहते हैं, मनुवादी नहीं है। वो हो सकता है खुद मनुवादी व्यवहार के शिकार हैं, मतलब अपनी पत्नियों के साथ वो मनुवादी व्यवहार करते हैं या दूसरी जातियों के लोगों के साथ, लेकिन वो एक मनुवादी समाज को नहीं चाहते हैं इस देश में, एक मनुवादी सिस्टम को नहीं चाहते हैं। वो समानता चाहते हैं, चाहे अपने लिए ही चाहते हों, लेकिन समानता चाहते हैं, ये प्रजातंत्र चाहते हैं। अगर कोई सर्वे हो जाए कि भाई आप संविधान चाहते हो कि मनुस्मृति चाहते हो, तो फिर बहुत कुछ चीज़ें साफ हो जाएंगी। तो ये जो कोशिश है इनकी, तो इस कोशिश का विरोध भी अलग अलग तरीके से हो रहा है। बड़े आंदोलन हुए, जैसे सीएए का हुआ, मजदूर आंदोलन है, किसान आंदोलन है। लेकिन ये जो आप अगर डीएमके की जीत को देखें, तो डीएमके की जो दर्शन है, या डीएमके जो नायक जो उनके नायक हैं, उनके नायक कौन हैं? उनका नायक पेरियार है, उनका नायक अन्ना है। तो अन्ना और पेरियार तो इनके लिए, यानी संघियों के लिए, शत्रुओं की श्रेणी में है, शत्रुओं के खेमे में है। तो ये एक बहुत बड़ी विचारधारात्मक लड़ाई है जो हमारे देश में सदियों से चल रही है और आज भी चल रही है। और अक्सर इसमें जो प्रतिक्रियावादी ताकतें हैं वो जीते हैं, लेकिन कभी भी उनकी संपूर्ण जीत नहीं हो पाई है, और उनकी जीत थोड़े दिन के लिए हुई है और फिर उनका विरोध भी
मतलब चाहे भक्ति आंदोलन से या फूले के आंदोलन से या अंबेडकरवादी आंदोलन से या जो साउथ में तमाम आदि द्रविड़ आंदोलन चले, हमारे पंजाब में आदि द्रविड़ आंदोलन चला, यूपी में चला, इन सब इतिहास, ये सारे इतिहास को हम लोग अक्सर भूल जाते हैं कि विरोध हमेशा मनुवादी सोच का बहुत प्रखर रहा है हमारे देश में। तो हमें उसको भी जोड़ने की ज़रूरत है और लोगों को समझाना है कि ये जो मनुवादी सोच है वो केवल महिलाओं और दलितों और अल्पसंख्यकों के ख़िलाफ़ नहीं है, वो तो भारत की 90% जनता के ख़िलाफ़ है। जो भी काम करता है ये उसके ख़िलाफ़ है, ये उसको समान नहीं मानता है, ये जन्म के साथ पेशे को तय करता है, जन्म से आपके भविष्य को तय करता है। तो ये चीज़ें भी लोगों के बीच में ले जाने की ज़रूरत है। आरएसएस क्या चाहता है, कैसा समाज चाहता है, हम लोग इसको, मेरी समझ ये है, बहुत विस्तृत तरीके से लोगों को नहीं समझा रहे हैं। सांप्रदायिकता को लेकर के हम बहुत ज़्यादा आक्रामक हो जाते हैं, होना भी चाहिए, लेकिन उनकी जो समाज रचना है वो केवल सांप्रदायिकता पर आधारित नहीं है। वो सांप्रदायिकता का इस्तेमाल करते हैं अपने मन के समाज को सजित करने के लिए। वो पोलराइज करते हैं, ध्रुवीकरण करते हैं, वो एक तरह का हिंदू बनाना चाहते हैं जो उनकी समाज संरचना का समर्थक बनेगा। ये जो आरएसएस संचालित अभी की कारपोरेट परस्त सरकार है, ये अभी दौर और लंबा चलेगा, आगे तक जाए करेगी? हम लोग देख रहे हैं कि भाई 5 विधानसभा के चुनाव हुए, उनमें 4 में वो हार गए और 1 में वो 1% से जीते आसाम में, और आसाम में उन्होंने बहुत बुरी तरह से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किया, जैसे कि यूपी में किया था 2017 में। लेकिन अब जो हो रहा है, एक तो किसान आंदोलन की जीत, उसका मुझे लगता है अभी भी हम लोगों को एहसास नहीं है कि उसका कितना असर पड़ा है लोगों के ऊपर। और अब वो जो उत्तर प्रदेश में अभी हो रहा है, देखिए, अगर आप 6 महीने पहले उत्तर प्रदेश में किसी से भी पूछते कि 22 में किसकी सरकार बनेगी, तो मेरे ख्याल से 70% लोग कहते भाजपा की बनेगी, क्योंकि भाजपा ने जो सरकार बनाई 2017 में, ऐसा नहीं कि केवल सांप्रदायिकता का उन्होंने इस्तेमाल किया, सांप्रदायिकता का इस्तेमाल किया, मोदी के आकर्षण का इस्तेमाल किया, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने जो गैर यादव पिछड़ी जातियां हैं और गैर जाटव दलित उपजातियां हैं, उनको लुभाने का काम पूरी ताकत लगा करके किया कि आपको बीएसपी से और एसपी से कुछ नहीं मिला, इन्होंने आपका इस्तेमाल किया, आपका शोषण किया, इसलिए आप उनका साथ छोड़िए। और उनको काफ़ी सफलता इसमें मिली और बहुत बड़ी जीत उनकी हुई। अब जो है 2 बातें हैं, एक तो अब लोगों ने समझना शुरू किया, भाई इनकी जीत तो ज़बरदस्त थी, इनके पास 2/3 से ज़्यादा बहुमत थी, मतलब मेरे ख्याल से 70 सीटें हैं। अगर विकास करना चाहते, अगर वो लोगों को राहत देना चाहते, तो कोई कारण नहीं था कि वो न कर पाते। तो भाई क्यों नहीं विकास हुआ, क्यों नहीं जनता को राहत मिली? अब एक ये बहुत बड़ा सवाल है, आज जो लोग बेरोज़गारी को लेकर के इतना ज़्यादा आंदोलित हैं, उनके दिमाग में यही सवाल है कि भाई आपने हमको नौकरी क्यों नहीं दी, आपको कौन रोक रहा है? परीक्षा भी नहीं कर रहे, परीक्षाएं तो लीक हो रही, वो एक अलग बात है। जो नौकरियों का वादा है, जो रिक्रूटमेंट हो चुका है, उसमें आप भर्ती क्यों नहीं कर रहे हैं? कौन आपको रोक रहा है? विपक्ष की तो कोई ताकत नहीं आपको रोकने की, किसी की कोई ताकत नहीं है। आपने एक सड़क नहीं बनाई उत्तर प्रदेश में, आपने एक अस्पताल नहीं बनाया, अब आप कह रहे हैं अस्पतालों को, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है उसको आपने मेडिकल कॉलेज घोषित कर दिया चुनाव से पहले। तो लोग पागल थोड़ी ना है, आपको मेडिकल कॉलेज बनाना था, अस्पताल बनाना था, तो जब कोरोना की दस्तक हो रही थी उस वक्त आपको बनाना चाहिए था। जब कोरोना आया तब तो आपने बिल्कुल लोगों को राम भरोसे छोड़ दिया, यहाँ तक कह दिया कि भाई नीम के पेड़ के नीचे जा कर के सो, क्योंकि हमारे पास कोई बिस्तर या कोई अस्पताल नहीं है आपके लिए। तो अब ये बातें लोग याद कर रहे हैं दूसरे तरीके से। क्यों?
क्योंकि अब उनको लगता है कि इनको हराया जा सकता है। जब तक ये विश्वास नहीं था, ये संभावना नहीं थी कि ये हार सकते हैं, तब तक लोग यही सोचते थे भाई ठीक है, इन्होंने बहुत बुरा किया, हम बहुत परेशान हुए, हमारे बहुत लोग मरे, बहुत सी लाशें गंगा जी से निकली, बहुत सी लाशें रेत से निकली, लेकिन कोई विकल्प नहीं है, अब यही जीतेंगे और कोई जीतने। अब जब इनके हारने की बात एक लोगों के मतलब सामने आ गई कि ये हारे किसानों ने हराया इनको, ये हराए जा सकते हैं, तो फिर उनकी जो इनसे शिकायतें हैं फिर उनको भी करने का उनको मौका मिल गया। अगर आप जीत ही नहीं सकते तो फिर शिकायत क्यों करें? तो भाई ठीक है, हमको आपको 5 साल और झेलना है, तो क्या फ़ायदा शिकायत करने का। तो अब क्या हो रहा है, ये जो लोग भाजपा छोड़ रहे हैं, अभी तक 3 कैबिनेट के मंत्री हैं और करीब 10-12 विधायक हैं, लेकिन इनकी एक ख़ास बात है कि इनमें से कोई भी आरएसएस वाला नहीं है। इनमें ज़्यादातर वो हैं जो बसपा में थे, जो गए थे इनके जो बीएसपी में थे, और चूंकि उनका समाजवादी पार्टी से बहुत लंबा मतलब जिसको कहना चाहिए अविश्वास का इतिहास है, तो वो भाजपा में चले गए और भाजपा में उनका स्वागत हुआ, वो मंत्री भी बन गए। लेकिन अब वो निकल आए हैं, हट गए हैं, और जो विधायक हटे हैं वो भी सबके सब पिछड़ी जात के हैं, एक को छोड़ करके, एक कोई अवस्थी हैं, बाकी सब अलग अलग गैर यादव पिछड़ी जातियों के हैं सब। और इनमें अब अपना दल के भी 2 लोग हट गए हैं, यानी जो नंबर 2 की पिछड़ी जात है उत्तर प्रदेश में, जिनकी सबसे ज़्यादा वो समझते हैं मतलब एक प्रतियोगिता की स्थिति है यादवों से, अब वो भी अपना दल छोड़ करके आ रहे हैं। तो लोग समझ रहे हैं कि ये छोड़ रहे हैं, लेकिन असलियत ये नहीं है। देखिए, जो लोग चुनाव लड़ते हैं, जो लोग चुनावी राजनीति करते हैं, और हम लोग जो राजनीतिक लोग हैं, हम कम वो लोग ज़्यादा, या हम ज़्यादा वो लोग कम, ये बात अलग है, लेकिन जनता की बात सुननी पड़ती है। नीचे लोग क्या कह रहे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं का मैसेज क्या है, जनता हमारे कार्यकर्ताओं से क्या कह रही है, ये जो चुनावी राजनीति करते हैं उनको ये बातें सुननी पड़ती हैं। और उनको क्या सुनाई दे रहा है, उनको ये सुनाई दे रहा है कि भाजपा के पैरों तले ज़मीन खिसक रही है, इसीलिए वो भी खिसक रहे हैं। अगर मान लीजिए वो दुखी थे, अपमानित हो रहे थे, उनकी बात सुनी नहीं जा रही थी, एक ने तो कहा मेरे अधिकारी कभी मुझसे मिले ही नहीं, स्टूल पे बिठाया गया, अलग अलग बातें कर रहे हैं। लेकिन अगर उनको दिखता नहीं कि हाँ जनता भी इनसे मोह भंग होने की वजह से हट रही है, तो शायद ये इतना बड़ा कदम न उठाते, अपने राजनीतिक भविष्य को इस तरह से दांव पर नहीं लगाते। भाई ये मंत्री थे, कैबिनेट रैंक के मंत्री थे, इनके आने से वो जो प्रक्रिया थी जिसकी वजह से इन्होंने छोड़ा, वो भी प्रक्रिया तेज़ हुई है, क्योंकि ये डायलेक्टिक्स है। इसके आपस में वो निकले हैं, तो जो जनता हट रही थी वो और ज़्यादा हटेगी, जनता और ज़्यादा हटेगी तो और लोग वहाँ से हटेंगे। मतलब अब आप समझ लीजिए अखिलेश को आज कहना पड़ा है कि अब और कोई ना आए, मेरे पास जगह नहीं है। तो ये तो एक कमाल की बात है। मैं एक चीज़ और बस, तो अब ये तो हम नहीं कह सकते हैं कि वो हार जाएंगे, लेकिन अब उनके हारने की बात लोग कह रहे हैं, इसके पहले कहते नहीं थे। जमीनी यहाँ हटी है। नहीं, अब तो मीडिया में भी ये बात हो रही है कि ये हार सकते हैं, बैकफुट पर हैं, डिफेंसिव पर हैं। दिल्ली में नहीं, इवन गोदी मीडिया इवन गोदी मीडिया कह रही है, और इनके अंदर बौखलाहट है। अब आप देखिए क्या बौखलाहट है, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि उन्होंने जो हमारे मौर्य जी हटे हैं, उनके ऊपर जो उन्होंने सन 14 में एक भाषण दिया था, उसको लेकर के मुकदमा कायम किया और कह रहे हम इनको गिरफ्तार करने वाले हैं, और इन्होंने जो है हिंदू विरोधी। तो ये भाषण तो उन्होंने सन 14 में दिया था। वो भाषण क्या था? उन्होंने अपने भाषण में ये कहा कि बहुत सारे जानवरों को हिंदू पूजते हैं, लेकिन जो इंसान उनसे छोटी जात का है उनको वो सम्मान तक नहीं देते। तो ये एक परंपरा के तहत की गई बात है। ये पेरियार की परंपरा है, ये कुछ हद तक अंबेडकर की है, फूले की है, कबीर की है।
उस परंपरा के अंतर्गत उन्होंने ये बात कही। और दो बातें इससे होती हैं कि एक तो इस बात के बावजूद आपने इनको गले लगाया। जब आप कह रहे हैं कि ये हिंदू विरोधी हैं, तो आपने एक हिंदू विरोधी को केवल वोट बढ़ाने के लिए लिया क्यों? तो इससे तो आपकी असलियत सामने आ रही है कि आपका किसी धर्म के प्रति कोई निष्ठा है नहीं, या किसी सिद्धांत के प्रति। और अब 5 साल वो आपके यहाँ कैबिनेट मंत्री रहे, अब आप एक केस को निकाल करके इनको बंद करने जा रहे हैं। तो भाई, लोग कुछ हद तक अपनी आंखों पर पर्दा उनके पड़ा हो सकता है, लेकिन इस हद तक नहीं कि लोगों के समझ में नहीं आ रहा कि अब वो कह रहे हैं कि ठीक है, अगर कबीर होते और ज्योतिबा फूले होते, सावित्री बाई होती, अंबेडकर आज होते, तो इनको भी जेल भेज दिया गया होता, ये भी राष्ट्रद्रोही घोषित होते। तो ये सब चर्चाएं हैं। बहुत समय के बाद ये चर्चाएं बहुत कस के आम लोगों के बीच में हो रही हैं। जी, सुहासिनी जी, आपने अब थोड़ी सी, हम राजनीतिक और सरकार की आलोचना को एक तरफ करते हैं, काफ़ी उस पर बात हो गई है। थोड़ी सी मैं दूसरी बात करना चाह रहा हूँ कि आपने बहुत बेहतर ढंग से ये कहा कि हम लोग जब जनता के बीच जाते हैं तो शब्दावली और जनता क्या चाह रही है उसको समझना भी ज़रूरी है। और कई बार हमारे साथी इसमें पीछे हट जाते हैं, उस तरह से समझते नहीं हैं। मैं उसी से जुड़ा पूछना चाह रहा हूँ कि अगर ये राजनीति जो गैर बराबरी को जो कायम रखना चाहते हैं या जो मेहनत कश को पीछे धकेलना चाहते हैं, उस राजनीति के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़नी है, तो क्या ये राजनीति भाजपा के जाने से और फिर उसके बाद अखिलेश आ जाएं या ममता बनर्जी आ जाएं? हमारे यहाँ जो सामाजिक न्याय के नाम पर जातियों के गोलबंदी के आधार पर चुनावी राजनीति का दौर चला, उसमें ऐसा नहीं कि कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हाँ, कुछ परिवर्तन हुए। कुछ लोग जो बहुत ही ज़्यादा मतलब सत्ता से कुछ भी उनको लाभ नहीं हुआ था, उनके कुछ हिस्से लाभान्वित हुए। मतलब जो दलित जातियां हैं, पिछड़ी जातियां हैं, उनमें भी एक तबका तैयार हो गया है जो एक तरह से साधन संपन्न है और शोषक भी है। ये भी सच्चाई है। वो भी शोषण के व्यवस्था का हिस्सा है। वो जाति के नाम पर अपनी पूरी जात को अपने साथ ले के चलते हैं, लेकिन वो बड़े ठेकेदार हैं, वो बड़े माफिया भी हैं, वो भू माफिया भी हैं, वो कारखानों के मालिक भी बन गए हैं। तो वो भी जो शोषण की व्यवस्था है उसके साथ भी जुड़ गए हैं। इसीलिए वर्ग को हमेशा ध्यान में रखा जाना चाहिए, केवल वर्ण को ही नहीं ध्यान में रखा जाना चाहिए। कह रहा था कि जो बिहार में वामपंथी राजनीति ने जिस तरह कांग्रेस और राजद के साथ मिलकर वहाँ चुनाव लड़ा और एक हद तक कुछ उम्मीद भी जगी, वहाँ पर कुछ सफलता अच्छी मिली है, वैसा ही क्या मॉडल? नहीं, बिहार और उत्तर प्रदेश में बहुत फर्क है। नहीं होगा? नहीं। एक तो बिहार में भाजपा उतनी मजबूत कभी नहीं हुई जितनी उत्तर प्रदेश में है, नंबर 1। और नंबर 2, उनकी अभी भी सरकार है नीतीश कुमार के साथ। जो वामपंथी हैं वहाँ पर उनका लंबा आंदोलनों का इतिहास है। उत्तर प्रदेश में ये दुर्भाग्य की बात है कि उस तरह के आंदोलन का दौर अभी काफ़ी दिनों से नहीं देखा गया। ज़मीन का आंदोलन या मतलब सामाजिक वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन उस तरह के ख़ास तौर से जो भूमिहीन हैं, खेतिहर मजदूर हैं, उनके उस तरह के आंदोलन नहीं दिखने को मिले जैसे कि बिहार में लगातार। इसलिए बिहार में उनकी एक इलेक्ट्रल ताकत भी है जो उत्तर प्रदेश में उस हद तक नहीं है। तो हम दोनों को कंपेयर नहीं करते। अभी तो हम इतना जानते हैं कि आगे का रास्ता खुलने के लिए, आंदोलन और संघर्षों का रास्ता खुलने के लिए भाजपा की सरकार का हटना बहुत ज़रूरी है। वो हटेगी तो ये क्या वामपंथ को अन्य राजनीतिक दलों का सहयोग करना चाहिए? नहीं, देखिए, अभी तो ये है कि आज से नहीं, वामपंथ जहाँ भी है तो हम लोग ये कहते हैं कि भाई भाजपा को हराने के लिए आप अपने वोट का इस्तेमाल करिए। तो वो तो आज भी कहना पड़ेगा, आज तो और भी ज़्यादा मतलब उसके साथ कहना पड़ेगा, क्योंकि इनकी 5 साल की सरकार को देखा गया है ना। आप समझ लीजिए कि आज कोई श्रम कानून नहीं बचा उत्तर प्रदेश में।
श्रम कानून है ही नहीं। नहीं है, बिल्कुल। और मतलब खुले आम जिस तरह से दलितों पर हमले हुए हैं उच्च जातियों की तरफ से, जिस तरह से उत्पीड़न है महिलाओं का, जिस तरह से हाथरस में वो वाल्मीकि कन्या जो है उसके साथ बलात्कार हुआ, वो मर भी गई, उसके बाद भी योगी कहते रहे नहीं बलात्कार नहीं हुआ, उनको संरक्षण देते रहे जो बलात्कारी थे, और मरने के बाद उसकी लाश को छीन लिया उसके परिवार से और जला दिया। तो ये सब बातें हैं जो मतलब बहुत ही बर्बर हैं, बर्बरता का प्रतीक हैं। वो जो उन्नाव की बच्ची के साथ जो बलात्कार हुआ और वो विधायक को जिस तरह से बचाया, जब तक दिल्ली के न्यायालय में ट्रांसफ़र नहीं हुआ केस का तब तक तो उसमें कोई फ़ैसला भी नहीं हुआ, वो अरेस्ट भी नहीं हुआ। तो ये सारी बातें हैं। तो ये एक अलग तरह की सरकार है, इसमें दो राय नहीं है। हाँ, पूंजीवादी पार्टियां और भी हैं, सामंती भी हैं, लेकिन इनमें और भाजपा में बहुत बड़ा अंतर है। भाजपा हमारे संविधान को नहीं मानती है। भाजपा एक बहुत नंगे तरीके के शोषण की पक्षधर है। भाजपा समाज के अंदर जो उत्पीड़न है उसको और बढ़ाती है, जो पीड़ित पक्ष है उसको न्याय नहीं दिलाती है, और वो जाति और वर्गीय शोषण दोनों को बहुत ज़्यादा मजबूत करने का उसका एजेंडा है। बस मेरा आखिरी और उसके बाद एक शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा। मेरा आखिरी सवाल यही है कि अभी देश में जो भी आंदोलन चल रहे हैं किसानों के, मजदूरों के, छात्रों के, और जो हमारे अल्पसंख्यक तबके हैं, दलित हैं, महिला हैं और आदिवासी तबके हैं, ये जो पीड़ित समुदाय है, इसके बीच में कोई एकता की कोई रणनीति? कोशिश तो लगातार होती है और जहाँ इसकी कोशिश को कुछ सफलता मिलती है वहीं पर आंदोलन आगे बढ़ता है। लेकिन ये हमको मानना पड़ेगा कि ये जो जातिवादी गोलबंदी की राजनीति है उससे ये पहचान की राजनीति भी बहुत प्रबल हुई है, और जो पीड़ित तबके हैं उनको जो वर्गीय शोषण है उनको उसका एहसास न हो, यही उनको लगातार बताया जाता है, और वो अपने जैसों को ही जो दूसरी जात के हैं उन्हीं को अपना दुश्मन मानते हैं, उन्हीं को अपना शोषक मानते हैं, और जो शोषक वर्ग है वो कुछ हद तक छिपा हुआ है उनसे। तो ये जानबूझ के हो रहा है, ये शोषक वर्ग करता है। ये जो पूरा आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, पोस्ट मॉडर्निज्म है, ये तो सब पूंजीवादी देशों में इनकी इजाद हुई है और उनको यहाँ पर लाया गया है। उनके यहाँ भी इसका इस्तेमाल हुआ है, यहाँ भी हो रहा है, ताकि वर्ग चेतना को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए, वर्ग संघर्ष की बात को ख़त्म कर दिया जाए, वर्ग की समझदारी को ही ख़त्म कर दिया जाए, मतलब वर्ग शब्द ही इस्तेमाल में ना आए। अब आप देखते हैं कि जो भी जब हम बोलते हैं या जो किताबें आजकल लिखी जा रही हैं जो अपने आप को क्रांतिकारी कहते हैं वो वर्ग का इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। तो क्यों नहीं करते हैं? तो कहीं ना कहीं जाने या अनजाने में वो इस समझदारी को बढ़ावा दे रहे हैं कि वर्ग संघर्ष की अब कोई ज़रूरत नहीं है, वर्गीय उत्पीड़न कोई चीज़ नहीं है, अब केवल जाति उत्पीड़न ही है। तो ये जाति उत्पीड़न फिर क्या है? इसमें अस्मिता की जो आंदोलन है उनको भी उसी में देखिए, अब हम किसी एक आंदोलन को या दो आंदोलन को नहीं गए, क्या है अस्मिता का आंदोलन? पहचान के जो मैं कह रही हूँ उसमें जब ये पहचान, एक छोटी पहचान ही एक समूह पर हावी कर दी जाती है। भाई देखिए, हम लोग सबकी कई पहचान हैं, महिला भी हैं, दलित भी हो सकते हैं, या जनरल हो सकते हैं, या ओबीसी हो सकते हैं, लेकिन महिला होने के नाते एक शोषित समूह के सदस्य हैं। लेकिन अगर आप केवल जात को ही शोषण का मार्कर मानेंगे तो फिर सारी महिलाएं बढ़ जाएंगी, उसमें आएंगी नहीं। तो ये बहुत पेचीदा सवाल है और इस पर मुझे लगता है बहुत ज़्यादा चर्चा और वैचारिक आदान प्रदान की ज़रूरत है। देश और अपने समाज को समझने के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगी, पढ़ने या देखने की? और दूसरा सवाल इसी से जुड़ा है कि आप इन दिनों क्या पढ़ रही हैं? देखिए, पहली बात तो मैं कहूँगी उनको जाति का उन्मूलन, एनाहिलेशन ऑफ कास्ट, जो डॉक्टर अंबेडकर की पुस्तक है वो पढ़ना चाहिए, ये अनिवार्य है। और उनको उसके साथ साथ कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पढ़ना चाहिए। ये दो पढ़ें तो मुझे लगता है कि ये जो वर्ग और वर्ण, ये जो मिली जुली लड़ाई हमको लड़नी, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर भी समझते थे और उन्होंने इंटरव्यू भी दिए हैं कि
हो सकता है कि अगर और कोई किसी चीज़ ने काम नहीं किया तो फिर कम्युनिज़्म की तरफ हमको जाना पड़ेगा। क्योंकि वो समझते थे कि वर्गीय उत्पीड़न भी है और जातीय उत्पीड़न भी है, दोनों का समावेश है। इसलिए वो नेशनलाइजेशन की भी बात करते थे, सोशलिज्म की भी बात करते थे, कोऑपरेटिव सेक्टर की बात करते थे। तो जाति का उन्मूलन, तो जाति के उन्मूलन को अगर आप समझेंगे तो फिर आप जो केवल जाति आधारित राजनीति है उससे थोड़ा आप उत्पीड़न के खिलाफ जातियों को जोड़ने की बात की तरफ भी जाएंगे, क्योंकि उसमें उन्होंने कहा है कि हमको जातियों को ज़िंदा नहीं रखना है, जाति को ख़त्म करना है। और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ने तो एक बहुत छोटी सी किताब में पूरे विश्व के एक सामाजिक विकास और कैसे होता है और किस दिशा में होता है इसका वर्णन किया है। तो ये बुनियादी बातें हैं, इनको पढ़ना चाहिए। और फिर बहुत मतलब इतना ख़जाना है पढ़ने के लिए कि बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। आप इन दिनों क्या पढ़ रहे हैं? मतलब ये है कि अगर आप देखें कि तो राहुल की जो किताबें हैं, क्योंकि उनकी भाषा भी काफ़ी सरल है, तो राहुल की किताबें लोगों को पढ़नी चाहिए। भगत सिंह को पढ़ना चाहिए, और भगत सिंह का जो ये मैं नास्तिक क्यों, और उनकी जो समाज के बारे में जो उनकी सोच थी वो पढ़ना चाहिए। तो अगर लोग भगत सिंह पढ़ें, थोड़ा राहुल पढ़ें, डॉक्टर अंबेडकर का ये पढ़ें, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पढ़ें, तो मुझे लगता है कि बहुत उनके विचारों में बहुत परिपक्वता आ सकती है और आगे किस दिशा में जाना है इसके बारे में बहुत जानकारी हासिल हो सकती है। इस समय तो पढ़ने का है, एक तो हम थोड़ा मुग़ल इतिहास पढ़ रहे हैं, और क्योंकि वो बहुत दिलचस्प है कि कैसे जिनको कहा जाता बाहरी हैं, बाहर से आए, कैसे उन लोगों ने यहाँ रह करके कैसे किस तरह का राज चलाया, किस तरह के समाज की संरचना इंटरेस्टिंग है। तो उसका इस समय हम उस पर एक किताब पढ़ रहे हैं, वरना तो हम आप बीती बहुत पढ़ते हैं, जो मेमोइर्स हैं या जो बायोग्राफीज़ हैं। एक जो बहुत ज़बरदस्त किताब हमने हाल में पढ़ी, वो एक आर.बी. मोरे थे, वो महाराष्ट्र के हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के थे, सीपीएम में भी थे, जो महाड सत्याग्रह के आयोजक थे। वो डॉक्टर अंबेडकर के दाहिने हाथ थे, और महाड सत्याग्रह जहाँ पर मनुस्मृति को जलाया गया उसका पूरा का पूरा आयोजन और संगठन उन्होंने किया, और बाद में फिर वो कम्युनिस्ट पार्टी में आए। तो उनकी जो आप बीती है और उनके बारे में जो लिखा गया उसकी एक पुस्तक बनाई गई है, मतलब यादें, वो बहुत प्रभावशाली पुस्तक है, उसको भी हमने हाल में पढ़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दोस्तों, संविधान लाइव में आज हमने चर्चा की सुभाषिनी अली जी से। इसके दौरान उनकी बातों से कुछ आपके भीतर भी सवाल उठने हो और कुछ हमसे बात करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर है, हमें ज़रूर बताएं। ऐसी ही शख्सियतों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। जोहार, जिंदाबाद।